हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं 6 बजे उठी थी। 6 से लेकर 8 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद घर के कामों में लग गई थी मम्मी के साथ कुछ काम कराने के लिए। बाकी आज है डे 5 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। आई होप कि आप सभी की भी स्टडी एकदम अच्छी चल रही होगी। और अभी अगर मैं बात करूँ, इससे पहले संडे था और संडे में मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था। स्कोर मैंने आप सभी के साथ भी शेयर किया था। स्कोर मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कोर काफ़ी कम था, लेकिन अभी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की है। अभी तो बस शुरुआत है। अभी धीरे धीरे चीज़ों को और आगे लेकर चलेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है, ना ही आपको और ना ही मुझे। अपना एकदम मोटिवेशन के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि अगर हम मोटिवेट रहेंगे ना, सच में हम अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर हम मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर आप बीच में ही डिमोटिवेट हो जाओगे और अपनी पढ़ाई को या तो कंटिन्यू नहीं करोगे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए एकदम मोटिवेशन के साथ लगे रहना है। तो जब मैं टीचिंग की तैयारी करती थी तो हमारी एक मैम ने बताया था कि मोटिवेशन ना एक हाईवे की तरह है। जैसे हाईवे पर एकदम गाड़ियाँ स्मूथली चलती है ना, ऐसा ही मोटिवेशन, अगर हमारे अंदर मोटिवेशन होगा ना, तो हमारी लर्निंग एकदम स्मूथ हो पाएगी, अच्छी तरीके से हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी पढ़ा और माइंड में नहीं टिकेगा। अगर मोटिवेशन है तो सब कुछ अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो बस इसलिए अपनी तैयारी में अच्छे से एकदम मोटिवेशन के साथ लगे रहना है। तो आज था डे 5 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और टारगेट जो है मैंने मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको पोस्ट करने में थोड़ा लेट हो गई थी। और टारगेट मैं टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में ही अपलोड कर देती हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। बाकी मैं बात करूँ तो आज हमने सबसे पहले हिंदी का रखा था मैंने, कि वर्ण वाला चैप्टर करेंगे जिसमें वर्ण के भेद हो गए। और जब मैंने हिंदी का ये वाला चैप्टर पढ़ा तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा ये, क्योंकि हिंदी का ये चैप्टर या मतलब पूरी हिंदी ही मैंने एक बार नवीन सर से पढ़ रखी है यूपी पुलिस के टाइम पर। जो सर प्रैक्टिस सेट चलाते थे, बस उसमें ही पढ़ी थी मैंने नवीन सर से हिंदी। और मुझे लगता है सर ने उस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से सब कुछ डिटेल में बताया हुआ था, जिसमें सर ने मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, सजातीय स्वर कौन से हैं, विजातीय स्वर कौन से हैं, मतलब हर एक टाइप के बारे में, कि वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उसके अंदर उनको क्या क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, मतलब हर एक चीज़ को सर ने डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से कराया हुआ था उस टाइम पर। इसलिए हिंदी का ये चैप्टर पढ़ना मुझे बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगा, बल्कि ऐसा ही लग रहा था कि सब कुछ मैंने पढ़ रखा है, बस एक रिवीजन टाइप सा हो गया था दोबारा। काफ़ी सारी चीज़ें फैमिलियर सी थी, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके थे बहुत ही अच्छी तरीके से। और एक तो इस टाइम पर मौसम पता नहीं कैसा ही हो रहा है, अगर छाया में खाट करो तो सर्दी लगने लगती है, और थोड़ी देर बाद ऐसे ही मैं धूप में करती हूँ तो फिर धूप में इतनी ज़्यादा धूप लगती है कि गर्मी लगने लगती है। तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, मतलब 1 घंटा इधर छाया में बैठ कर पढ़ाई करूँगी, फिर 1 घंटा धूप में, मतलब पूरा दिन ऐसा ही चला जाता है। तो अजीब सा ही मौसम हो रहा है इस टाइम पर फ़िलहाल तो यहाँ पर बैठकर मैंने हिंदी वाला पार्ट ही अपना कंप्लीट किया था। हिंदी के अंदर जो भी मैंने आप सभी को बताया, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी। हिंदी अभी फ़िलहाल ज़्यादा तो नहीं पढ़ी थी मैंने, 3 से 4 पेज मैंने आज इसके पढ़े थे। तो बहुत टाइम पहले ना मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर एक क्वेश्चन किया था कि जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबने 2 ही बताया था, जबकि मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन हालांकि जो त्रिमात्रिक स्वर होता है वो काउंट नहीं होता हिंदी के अंदर, वो संस्कृत में काउंट होता है। तो फिलहाल इस बुक के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ था, तो वो सभी चीज़ें आज थोड़ी सी क्लियर हो गई थी। लेकिन फिर भी शायद अगर जनरली ये क्वेश्चन किया जाता है कि मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें 3 ही लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पेशल बोलकर नहीं पूछा कि संस्कृत में कितने होते हैं या फिर हिंदी में कितने होते हैं। जब तक ऐसा नहीं पूछा जाएगा और सिर्फ ये बोला जाए कि मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आई थिंक 3 ही आंसर बैठेगा उस टाइम पर। तो हिंदी के अंदर तो यही सब कुछ मैंने पढ़ा था, जो मैंने आप सभी को बता दिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैथ्स वाले पार्ट की, तो मैथ वाले पार्ट के अंदर हम तो डेली 85 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो मैथ्स का 3rd चैप्टर चल रहा है, जो कि घातांक और करनी वाला चैप्टर है। इसके अंदर 85 क्वेश्चन किए थे मैंने भी आज। तो आसान था चैप्टर, ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था। हो गए थे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे जिसमें मैं अटक भी गई थी। 7वें क्वेश्चन पर मैं एक बार अटक गई थी, लेकिन फिर हो गया था। 18, 19, 20 पर भी मैं एक बार अटक गई थी। और इसके बाद मेरा जो क्वेश्चन नहीं हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, मैं आप सभी को एक बार बुक बता देती हूँ। SD यादव की बुक है जिससे हम कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर मेरा 29 नहीं हुआ है। उसके बाद और मेरे क्वेश्चन हो गए थे। अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक 47वां क्वेश्चन भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा आ ही नहीं रहा था इसका आंसर। 102 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, तो आराम से अगले दिन ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे ना आप सभी से ये पूछना था, जब आप मैथ्स वाला पार्ट पढ़ते हो, मैथ्स के क्वेश्चन करने से पहले मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझा रखे होते हैं उसी बुक के अंदर। कुछ चीज़ें बता रखी होती हैं कि ये सब करना है, ये सब चीज़ें करनी है, ऐसे ऐसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा।
तो वो सब तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं तो डायरेक्ट ही एक्सरसाइज पर आ जाती हूँ, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती हूँ। जितना भी क्वेश्चन करने से पहले, एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन या कुछ भी टाइप के एग्जाम्पल दिए होते हैं, समझा रखे होते हैं, वो सब मैं देखती ही नहीं हूँ। तो मुझे ये सब भी पूछना था, आप सब वो सभी चीज़ें भी सोल्व करते हो, उसको भी पढ़ते हो क्या? तो अगर मैं बात करूँ मैथ वाला पार्ट, मैंने मॉर्निंग के टाइम पर कंप्लीट कर लिया था। आई थिंक 10 या 11 बजे के समथिंग मैंने मैथ्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर बैठकर तो मैं हिंदी वाला पार्ट ही पढ़ रही थी। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग के अंदर कोडिंग और डिकोडिंग वाले चैप्टर के 50 क्वेश्चन किए थे। सही बताऊँ तो मुझे रीजनिंग के 2-3 चैप्टर ना इतने बेकार लगते हैं, बस करने का भी मन नहीं करता। एक तो सीरीज़ वाला चैप्टर और एक कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर। मतलब क्वेश्चन मेरे होते ही नहीं है, हर बार इधर से ये लॉजिक लगा कर देखो, एक बार ये चीज़ करके देखो, मतलब ऐसे ही मतलब चक्कर से ही काटते रहो, लेकिन आंसर ढंग से आता ही नहीं है। तो रीजनिंग के ही 2-3 चैप्टर मुझे थोड़े से लगते हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, हो ही नहीं पाते ढंग से मेरे से तो। बस इस तरह से रीजनिंग के 50 क्वेश्चन किए थे। और इसके बाद फोर्थ पार्ट था पॉलिटी का। तो पॉलिटी में अपने नोट्स से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एडवांस और अच्छे लेवल के तो नोट्स नहीं हैं, पुराने टाइम के बने हुए हैं, थोड़े बहुत नोट्स हैं, उनसे पढ़ने की मैं कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ें 3-4 पेजेस में कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट पॉलिटी के पढ़ पाऊँ, क्योंकि जीके जीएस वाले पार्ट के अंदर जब मैंने अपना मॉक टेस्ट लगाया था, मेरा स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम था। इसलिए पॉलिटी पर और मूल विधि पर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ। मूल विधि से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी वाला पार्ट। और जो भी लोग पॉलिटी के लिए बुक पूछते रहते हो आप, तो पॉलिटी की आप परीक्षा वाणी की बुक ले लेना। और फिलहाल मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास होती तो मैं आप सभी को दिखा देती कि बाहर से कैसी है। मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, मैं कुछ टाइम में मंगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी बस थोड़ा सा बाहर जाना नहीं हुआ है मेरा। पॉलिटी की बुक मंगानी है मुझे, एक मूल विधि की बुक मंगानी है घटना चक्र की। तो पॉलिटी के लिए आप परीक्षा वाणी की और मूल विधि के लिए घटना चक्र की बुक ले लेना, दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं। तो वो सब मैं वहाँ से पढ़ने वाली हूँ। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फ़िलहाल तो मैं अपना मूल विधि वाला जो पार्ट है, कभी कभी मैं ऑनलाइन क्लास ही ले लेती हूँ सर की, जो RWA पर सर पढ़ाते हैं, राम सर, उनकी कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट हैं जो पुराने टाइम पर सर ने पढ़ाई होंगी, वो ही प्लेलिस्ट से मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैंने एक न्यू चीज़ शुरू की है। देखो, जैसे हम टारगेट सीरीज़ जो फॉलो करते थे, उसके लिए जो टारगेट बनाते थे, पहले मैं उसको कॉपी पर लिखती थी, और एक दिन का टारगेट बनाने में, एक टारगेट कंप्लीट करने में एक पेपर पूरा कंप्लीट लग जाता था। तो इस तरह से हमारी टारगेट सीरीज़ चल रही थी। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि मैं उसको कॉपी पर ना लिख कर, डायरेक्ट ही जब मुझे टेलीग्राम पर वो अपना टारगेट अपलोड करना होता है, तो मैं उसको वहाँ पर वैसे ही मतलब टाइपिंग करके लिख देती हूँ। तो आई होप कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक तरह से इन्वायरमेंट को ही बचा रहे हैं, अगर हम अपनी कॉपी बचा रहे हैं। क्योंकि ये टारगेट को कॉपी पर लिखना, या फिर जो हम डायरेक्ट उस पर कीपैड से लिख देते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं चलो हम थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट के लिए अपना योगदान दे पा रहे हैं। आई होप कि इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसे अगर आपको हो तो प्लीज़ बता देना। वैसे मुझे सही लगा ये, क्योंकि इस तरह से हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है, कॉपी पेन पर लिखने से थोड़ा सा टाइम भी कम लगता है। और ये टारगेट कंप्लीट करने के बाद मैंने चाय बनाई थी, और इस टाइम तक आई थिंक 3 या फिर 3:30 बज रहे थे। तो बस ऐसे ही चल रही है अपनी तैयारी। और प्लीज़ भाई, जिन भी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कमेंट में लगा दूंगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।